नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर हम परीक्षा में प्रश्न पत्र को कैसे हल करें। हालांकि मैं बहुत सारे प्रश्नों के साथ में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, केवल 2-3 प्रश्नों के माध्यम से ही कुछ मिनटों में उस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जिन प्रश्नों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी सोच सकते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये बात समझ में आ जाती है, सब में नहीं आती, तो बिल्कुल ऐसा भी फैक्ट रहेगा। लेकिन मैक्सिमम में ऐसा होता है, अगर हम एक सच्चे विद्यार्थी के रूप में पढ़ कर के आए हैं, सच में हमने चीज़ों को पढ़ा है, तो ऐसा हो जाता है लगभग 80% प्रश्नों में। और दोस्तों, 80% प्रश्नों में अगर ऐसा हो सकता है तो हम निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिनका हमें सीधा सीधा उत्तर पता नहीं हो, उसको हम थोड़ा प्रयास करके उन उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ समझना ये है कि आखिर हम प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। दरअसल हमारा प्रश्न पत्र हल करने का तरीका जो होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब प्रश्न हम पढ़ते हैं तो पहली बात तो प्रश्न को हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, और अगर हम ध्यान से पढ़ भी लेते हैं तो फिर हमारा डायरेक्ट जो ना मन जाता है उस जगह पर कि इसका राइट आंसर क्या है। जबकि हमेशा ध्यान रखिए, कंपटीशन के अंदर और बहुविकल्पी प्रश्न जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमें डायरेक्ट उत्तर को नहीं, बल्कि पहला प्रयास ये करना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता, क्या गलत इसमें है, उसको हटाना चाहिए। और जब गलत को हम हटा देते हैं ना, तो फिर बचने वाले विकल्पों में से सही विकल्प तक पहुंचना ज़्यादा आसान होता है। अगर सीधा सीधा ही हमें उत्तर आ रहा है, मान लीजिए कोई तथ्यात्मक प्रश्न है, तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रश्न तथ्यात्मक नहीं है, सोच समझकर उत्तर देना है, चिंतन के माध्यम से उत्तर देना, तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि ऑलरेडी हमें सब कुछ पता था, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि हाँ, ये एकदम अच्छी बात है। दोनों ही स्थितियां हमारे यहाँ हो सकती है। लेकिन विशेषकर मैं ये उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ जिन विद्यार्थियों ने पिछले कुछ दिनों से या मेरे पिछले एक वीडियो को देख करके काफ़ी कमेंट किए और उन्होंने कहा कि क्या तरीका होना चाहिए कि हम माइनस मार्किंग से बच पाएँ। हालांकि मैं माइनस मार्किंग से बचने का एक बड़ा वीडियो फिर लेकर के आऊँगा, जिसमें काफ़ी प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी केवल और केवल हम कैसे प्रश्न करें, इसको समझने का हमें एक बार प्रयास करना है। और उम्मीद करता हूं कि जो सुधी विद्यार्थी हैं और जो सच में अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित रखते हैं और जो चाहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से बातों को सीखें, उनको ये बात ज़रूर पसंद आएगी। जो सीखना नहीं चाहते, जिनको नहीं लगता, और या जो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, उनको हो सकता है कि ये बात थोड़ी सी ऐसे लगे कि बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम विद्यार्थी जो है इन बातों को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे तो फ़ायदा उनको मिलेगा। दोस्तों, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की हर बात हर व्यक्ति को अच्छी लगे, पसंद आए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ जिसको पसंद आ जाती है और जिसके लिए वो काम में आ जाती है, वो उसकी पहली पसंद बन जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रयास करना चाहिए, छोटे से 2-3 प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। मैं मनोविज्ञान के प्रश्नों के माध्यम से ही बात कर रहा हूँ, अन्य विषयों में भी आप इस चीज़ को अपना सकते हैं। दोस्तों, मैंने मेरी खुद की पुस्तक के कुछ प्रश्न लिए हैं और उन प्रश्नों के आधार पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे हम सही उत्तर तक पहुँचें। तो सबसे पहला तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे हमारा प्रश्न निरीक्षण विधि में किया जाता है, प्रश्न हमारा निरीक्षण विधि में किया जाता है। अच्छा, थोड़ा स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, पर ये मैंने डायरेक्ट पुस्तक से इसलिए लिया है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि पुस्तक में जो प्रश्न है उसी के अनुसार हम कैसे कर पा रहे हैं। वरना ऐसा भी हो सकता है कि मैं प्रश्न लिखूं तो मुझे ऑलरेडी उसका पता है कि उसको किस तरह से हमें सही करना है। तो यहाँ समझिए, निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है किस विधि की, निरीक्षण विधि की। किसकी बात हो रही है? निरीक्षण विधि की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि निरीक्षण करते हुए कोई व्यक्ति, निरीक्षण करते हुए कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है। इसका मतलब निरीक्षण हमेशा दूसरी चीज का होता है। फर्स्ट नंबर पर हमारे मस्तिष्क में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब जब हमें ये स्पष्ट हो गया कि निरीक्षण कर रहा है इसका मतलब दूसरी चीज का कर रहा है, तो फाइनली यहां पर हम उस उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि निरीक्षण हो रहा मतलब दूसरा होना जरूरी है। अब यहां पर पहला विकल्प है अपना अध्ययन, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि खुद का निरीक्षण कैसे होगा?
इसका मतलब पहला 100% यहाँ पर गलत है, हमें गलत को पहले देखना है यहाँ पर। दूसरा देखिए, अपने व्यवहार का अध्ययन, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि निरीक्षण में तो हम इस बात को समझ रहे हैं ना, वो उसके लिए क्या होना जरूरी है, दूसरा होना जरूरी है। अब हमारे पास दो विकल्प बच गए, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन और व्यवहार विश्लेषण। अब यहां पर देखो, इसमें तो साफ साफ दूसरा लिखा हुआ और इसमें व्यवहार विश्लेषण लिखा हुआ, तो इन दोनों के अंदर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है। अब यहां पर विश्लेषण शब्द आ गया और यहां पर है निरीक्षण। इसका मतलब विश्लेषण और निरीक्षण में फर्क होता है। विश्लेषण करने का मतलब थोड़ा और आगे का स्टेप है, निरीक्षण का मतलब पहला स्टेप है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास में कौन सा बच गया, सी वाला विकल्प बच गया। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। तो दो कंसेप्ट हमारे माइंड में आ गए यहाँ पर। पहले नंबर पर तो क्या आ गया दोस्तों, निरीक्षण हो रहा मतलब दूसरे का ही होगा, ये चीज हमारे माइंड में आ गई। दूसरा यहां पर हमारे माइंड में ये आ गया कि निरीक्षण जो हो रहा है उसमें और उससे आगे का स्टेप हो रहा है उसमें क्या अंतर है, उसके आधार पर हम सही आंसर तक इस तरह पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न वैसे बहुत आसान है और बहुत सारे लोगों को इसको देखते इसका उत्तर आ गया होगा, लेकिन मैंने इस सरल प्रश्न को लेने का प्रयास इसलिए किया है कि हर व्यक्ति के माइंड में ये बात बैठ जाए कि हाँ, इस तरह से संभव है कि इन चीज़ों को समझ करके सही उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएं। नंबर 2, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये वाला, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। अब मान लीजिए हम लोगों ने इनको पढ़ा तो है, लेकिन हमारे माइंड से ये बात निकल गई कि नैमित्तिक अनुबंधन इनमें से किसको कहते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस शब्द पर गौर करना पड़ेगा, इस शब्द पर गौर करना पड़ेगा ताकि हम सही उत्तर तक पहुंच जाए। अब नैमित्तिक का मतलब होता है, ये बना है निमित्त से। निमित्त का मतलब होता है जब हम किसी कार्य को किसी के नाम के आधार पर किसी साधना के लिए करते हैं तो उसको निमित्त बोलते हैं। जैसे आप जो है अच्छा भोजन बना करके देवताओं के भोग लगाते हैं, तो जो भोग लगा रहे हैं ना किसी के निमित्त हम लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ निमित्त से हमें ये बात समझ में आ रही है कि निमित्त से नैमित्तिक बनाए। इसका मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जो व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि किसी की साधना के लिए काम किया जा रहा है, तो वो अपने आप में उसका सही आंसर हो सकता है। तो प्रयत्न एवं भूल, तो प्रयत्न एवं भूल तो साधना का नहीं है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर बात करें हम शास्त्रीय अनुबंध, तो शास्त्रीय अनुबंध भी साधना का नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंध तो अनुकूलन का है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद में हमारे पास में दो विकल्प बच गए। अब दो विकल्प बचे, एक तो सक्रिय अनुबंधन बच गया और एक सूचना प्रक्रियाकरण बच गया। तो सूचना प्रक्रियाकरण करके सामान्यतः हमने कोई भी अधिगम का सिद्धांत नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये आपने पढ़ा ही नहीं और एकदम नई चीजें, तो ये तो संभव हो नहीं सकता। अब हमारे पास में ऑटोमेटिक क्या बच गया भाई, हमारे पास में बच गया सक्रिय अनुबंध। अब सक्रिय अनुबंध जब बच गया तो आप लोगों को ये काफी हद तक मदद मिल गई कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सक्रिय अनुबंधन होना चाहिए। और दोस्तों इसका राइट आंसर भी सक्रिय अनुबंधन ही है, क्योंकि सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसको हम साधनात्मक अनुबंध भी कहते हैं, इसको हम साधनात्मक अनुबंध भी कहते हैं, और इसी को हम जो है नैमित्तिकवाद भी कहते हैं, जो स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम शब्दों के अर्थ को भी समझें तो निश्चित रूप से हम वहां पहुंच सकते हैं जो हमारा राइट आंसर है। इसी तरह से एक और प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है हमारा, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। देखो यहाँ पर एक विद्यार्थी है जो अपने अध्यापक से क्या सीख रहा है, समय की पाबंदी सीख रहा है। ठीक है, अब इसमें दिए हुए ये किसका उदाहरण है, वाचिक अधिगम का है, प्रेक्षण अधिगम का है, कौशल अधिगम का है, अधिगम अंतरण का है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन कई लोगों को हो सकता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर भी हम जस्ट उसी प्रकार से चलेंगे तो बात समझ में आएगी। यहाँ कह रहा समय की पाबंदी सीखता है, यानी इसका मतलब समय पर शिक्षक आता है। शिक्षक जब समय पर आता है तो बालक भी क्या करता है, उसको समय पर आता हुआ देखता है, उसके आधार के ऊपर वो सीखता है। इसका मतलब वाचिक तो नहीं हो सकता, वाचिक का मतलब तो वो बोल करके बता रहा तब होगा। कौशल का अधिगम भी नहीं हो सकता, कौशल का मतलब होता है कोई भी किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल वर्क व्यक्ति के द्वारा किया जाए
और उस प्रैक्टिकल वर्क में व्यक्ति किसी विशेष कुशलता को प्राप्त कर ले। तो समय पर आना, समय की पाबंदी का होना, ये किसी कुशलता को नहीं दर्शाता, बल्कि ये तो उसकी एक एक्टिवनेस को दर्शाता है। तो ये दो नहीं हो सकते। अब इसके बाद में अधिगमंत्रण, अधिगमंत्रण का उदाहरण भी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अधिगमंत्रण का उदाहरण तो ये होता कि एक बालक खुद किसी चीज को सीख करके दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करता, तब जाकर के उसका अधिगमंत्रण होता। इसका मतलब हमारे पास में केवल क्या बच गया? प्रेक्षण अधिगम का बच गया। और सीधी सीधी बात है दोस्तों, यहां पर प्रेक्षण शब्द इस बात को दर्शाता है कि यहां पर बालक देखकर सीख रहा है। प्रेक्षण का मतलब होता है देखकर सीखना। इसका मतलब ये हुआ प्रेक्षण अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर समय की पाबंदी, समय पर शिक्षक आ रहा है और समय पर जा रहा है, उसको बालक देख रहा है और वो देखता रोजाना कि टीचर समय पर आता और जाता है, तो उसके आधार पर वो कौन सा अधिगम होगा? प्रेक्षण अधिगम का होगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल से प्रश्न थे। निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोगों को ये लगा होगा कि एकदम सिंपल प्रश्न थे जिनके आधार पर मैंने बताया, लेकिन जब हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं ना, तभी हमारा सही अधिगम हो पाता है। आज हमने इन सरल प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास शुरू किया है, तो ऑटोमेटिक जब आप अब खुद प्रैक्टिकली करना शुरू करोगे ना, तो आप जटिल से जटिल प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ लोगे, बशर्ते आप इस तरह से सोचना शुरू करो। इसलिए यहाँ पर सरल से कठिन के सूत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने एकदम आसान प्रश्नों के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया है। सुनिश्चित रूप से दोस्तों, यदि आपने ध्यान से इसको समझा है तो आप लोगों को ये निश्चित रूप से पता चलेगा या चला होगा कि किस तरह से हम प्रश्नों को हल करें, शब्दों पर ध्यान दे करके, प्रश्न की भाषा पर ध्यान दे करके, उनके अर्थ पर ध्यान दे करके, गलत उत्तर को पहले काट कर सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करें, तो हमारे बहुत सारे प्रश्न सही हो सकते हैं। और ज़्यादातर वो प्रश्न जिनका संबंध व्यवहारिकता से होता है, व्यवहार के आधार पर उनको हमें सही करना पड़ता। तथ्यात्मक प्रश्न तो वैसे भी रटने के आधार पर, जो तथ्य रटे हुए हैं उनके आधार पर हमारे सही और गलत होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। और इसी तरह से जिन विद्यार्थियों को पहले कुछ दिक्कत थी और जो समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को कि कैसे हमें प्रश्न को हल करना चाहिए, वो इस तरह से प्रैक्टिस करें। जब आप मॉडल पेपर्स हल करते हैं तब भी आप लोगों को इसी तरह से मॉडल पेपर्स को हल करना चाहिए। इसी प्रैक्टिस को आप अपनाएं। जब इस प्रैक्टिस को आप अपनाएंगे तो 2, 5, 10 मॉडल पेपर हल करने के बाद में मूल पेपर तक पहुंचते पहुंचते आप में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आधे से ज़्यादा प्रश्न तो आपकी समझ के आधार पर भी आप सही उत्तर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे और निश्चित रूप से सफलता की एक नई दिशा आपको मिलेगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो और आप लोगों को कम से कम कुछ परसेंटेज यानी 10% प्रश्न भी इस विधि से आप करने में सफल होते हैं, तो मेरे लिए भी ये एक अच्छी बात होगी और आप लोगों के लिए भी एक अच्छी बात होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली किसी जानकारी के साथ में। धन्यवाद।